Assalamu alaikum viewers. Welcome to our channel Learning with Bilal. You may learn about system hardware and software, network and securities, mathematical solutions and many other interesting tricks and tips. Let's start our today's topic and don't forget to subscribe and share with your mates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं बिलाल मुनीर, आप सबको वेलकम करता हूं लर्निंग विद बिलाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम डेव सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर हम डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और फिर उस पर हम प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करेंगे कि डेव सी प्लस प्लस को हम अपने सिस्टम में किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर कोडिंग करने का और इसके आउटपुट्स का क्या मेथड है और किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहला काम हम डाउनलोडिंग की तरफ चल रहे हैं। डाउनलोडिंग पे जाने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करने हैं ताकि आप लोगों को आइंदा बाकी सीरीज़ के भी तमाम वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और मैं चल रहा हूँ जी अपने ब्राउज़र की जानिब, तो हमारे पास गूगल क्रोम अवेलेबल है। आ चलते हैं, यहाँ पे आके आप लोगों ने सर्च करना है जी डेव सी प्लस प्लस, डाउनलोड कर लेते हैं। आप इसको फाइल हिप्पो की वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं। आप इसके साथ आगे फाइल हिप्पो का कीवर्ड लिख दें, इसको एंटर कर लेते हैं। अब देखेंगे कि हमारे पास सबसे टॉप पर ही जो लिंक आ गया डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस फॉर विंडोज़ filehipo.com का लिंक आ गया। हम सीधा इसी पर चलते हैं, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। वेबसाइट लोड हो गई और आप देख सकते हैं टॉप पर ही हमें जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी उसका डाउनलोड बटन मिल गया। हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद वो हमें कह रहा है जी अवेस्ट एंटीवायरस भी साथ चाहिए और कुछ ये, तो हम यहाँ पे अगर फ्री डाउनलोड कर देंगे तो वो पहले एंटीवायरस अपडेशन की तरफ चला जाएगा, उसको डाउनलोडिंग करेगा। तो हम नो थैंक्स कंटिन्यू टू डाउनलोड सी डेव, ये जो लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये देखिएगा अभी ये कुछ 1-2 सेकंड में लिंक जनरेट करेगा और ये इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी नीचे। तो अब इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और बाकी आप लोगों ने देख भी लिया। ये 70.4 मेगाबाइट्स की फ़ाइल है, तकरीबन 8-9 सेकंड दे रहा है इसकी डाउनलोडिंग। ये डिपेंड करेगा जी आपके कनेक्शन स्पीड पे कि आपका कितना टाइम ये लेती है। मेरे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये देखिए फ़ाइल रेडी है जी। यहाँ से हम इसको करते हैं रन, ये सबसे ऊपर ही आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए जिप फोल्डर था तो जिप उसने एक्सट्रैक्ट करके हमें सामने दे दिया। इसके अंदर एक ही फ़ाइल हमें नज़र आ रही है setup.exe वाली, इस पर हम राइट क्लिक कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कॉपी फाइल्स को क्लिपबोर्ड करके बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर में जाके डेस्कटॉप के ऊपर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप पे ले जाके इसको ओके कर देते हैं तो ये उसको एक्सट्रैक्ट करके सेटअप उसने बाहर निकाल दिया। आप यहाँ से डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर जो अनजिपर है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके इस तरह से सेटअप बाहर भी लेके जा सकते हैं। दोनों सूरतों में ये रन हो जाएगा। तो देखते हैं, ये हमने एक्सट्रैक्ट करके सेटअप बाहर निकाल लिया था। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं जी, इसका सेटअप ऑन करते हैं, नोटिफिकेशन को यस कर दिया। ये इसका पैकेज जो है आपके सामने एक्सट्रैक्टिंग पे चला गया। बहुत छोटा सा सेटअप है, थोड़े से वक्त में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको साथ साथ फॉलो करते जाएं। देखें जी सबसे पहली जो चीज़ हमारे सामने आ गई इंस्टॉलर का लैंग्वेज पैकेज है, तो ऑब्वियसली हम इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। आप इसको इसी तरह से ओके कर दें। नेक्स्ट पेज हमारे पास लाइसेंस एग्रीमेंट, एज़ यूजुअल जिस तरह हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन से पहले आता है, तो हम इसको आई एग्री कर देते हैं। आई एग्री क्लिक किया। नेक्स्ट अब कुछ पैकेज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फुल पे आ रहा है और उसकी सारी चीज़ें नीचे चेक इन है। अगर आप इसमें से कोई चीज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो हम इसको इसी तरह से नेक्स्ट कर देते हैं। आगे डेस्टिनेशन फ़ोल्डर, हमारी जो विंडोज़ वाली ड्राइव है वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में उसने इसके लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो हम इसकी लोकेशन चेंज नहीं कर रहे क्योंकि अवेलेबल स्पेस हमारे पास 43 अवेलेबल है। ओके, हम इसी तरह से इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन उसकी पहले उसने कर ली थी, अब वो
फाइल्स जो है वो डेस्टिनेशन फोल्डर में कॉपी करेगा और उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। ये आपके सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पास जो सिस्टम अवेलेबिलिटी स्पीड है वो कितनी आ रही है और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये जल्दी कर जाता है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप लोगों ने एक सिंपल सा लिंक है, ये मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और दूसरा आपने देख भी लिया कि हम सिंपली गूगल पे जाके अगर टाइप कर लेते हैं डेव सी प्लस प्लस और साथ में फाइल हिप्पो लगा लेते हैं तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हमें वो उस लिंक पे ले जाएगा। तो ये देखें जी, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर रन पे लगा हुआ है कि आप रन डेव सी प्लस प्लस करना चाहते हैं, तो चेक इन है। अगर हम चेक रहने देते हैं, इसको ऐसे फिनिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रन कर देगा। दूसरा, डेस्कटॉप के ऊपर उसने शॉर्टकट भी हमें दे दिया। हम इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। अब ये एप्लीकेशन लोड हो गई और ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन आ गई कॉन्फ़िगरेशन वाली। यहाँ पे भी लैंग्वेज का है मामला है जी, तो लैंग्वेज इसकी ओरिजिनल इंग्लिश ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बाकी भी इसके अंदर मौजूद हैं, तो हमने इंग्लिश के साथ ही चलना है। हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इसकी विंडोज़ के बारे में पूछ रहा है कि आपने कलर्स वगैरह कौन से पसंद करने हैं, तो आप लोग अपनी पसंद से इसको चेंज आउट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो कौन सा है, कोई भी फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही चलेंगे। इसको नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। ये देखिए जी, हमारे सामने डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉलेशन और उसकी बिल्कुल लाइट सी कॉन्फ़िगरेशन थी, उसके बाद हमारे सामने आ गया। अब इसके ऊपर इस तरह से है जी, यहाँ पे आप लोग चेंज फॉन्ट के ऑप्शन भी आ रहे हैं, चेंज लैंग्वेज भी आ रही है, चेंज थीम भी है, न्यू डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ओपन, न्यू और ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये इतना सही काम था इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का। अब हम डायरेक्टली इस पर बेशक यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमारे पास फाइल मेन्यू के अंदर जाके भी न्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। फाइल के बिल्कुल नीचे डायरेक्ट पैन में भी हमारे पास न्यू का बटन लगा हुआ है। हम यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को यूज़ करते हुए न्यू कर देंगे, या अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली कंट्रोल एन प्रेस कर देंगे तो वो हमें न्यू फाइल दे देगा। ये देखें जी, कंट्रोल एन के साथ सोर्स फाइल आ जाती है। हम क्लिक कर देते हैं, ये हमारे पास एडिटर आ गया। हमने पिछली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के नाम से, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी छोटी सी इंट्रोडक्टरी, उसमें हमने 5 टूल्स पढ़े थे ट्रेड के कि हमें सी प्लस प्लस पे वर्क करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने एडिटर के ऊपर बात की थी। तो ये वो एडिटर हमारे सामने रेडी है। इसी तरह इसके अंदर कंपाइलर भी मौजूद है, डिबगर भी मौजूद है और दीगर लिंकर और लोडर के ऑप्शन भी इसी डेव के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक कंप्लीट IDE है। तो ये आप लोगों ने इसको फॉलो करते हुए कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी, क्वेश्चन मिल रहा था जी कि क्या हम ये कोडिंग जो है वो अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। तो पहले मैं वो भी तरीका साथ ऐड कर लेता हूँ, फिर हम इसके ऊपर जो है वो कोडिंग की तरफ आगे चलते हैं। उसका तरीका ये हो सकता है कि अगर आप लोग टैबलेट पे यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं सी प्लस प्लस की कोडिंग की, तो आप जाहिर है मोबाइल के ऊपर डेव सी प्लस प्लस के ये वाले वर्जन तो इस तरह से वर्क नहीं करेंगे। उसका कोई ऑल्टरनेट ऑब्वियसली होगी, कोई ऐप वगैरह। तो एक सिंपल सा काम है, आप ऐसा करेंगे, वापस ब्राउज़र पे आ जाए। आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर ब्राउज़र एक्सेस करेंगे। ब्राउज़र एक्सेस करने के बाद आप उसकी टॉप पे आके लिख लेंगे जी सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। इसको आप एंटर कर लेंगे तो आप देखें ये बेशुमार हमारे सामने लिंक्स आ गए। सबसे पहले वाला ही हम ओपन कर लेते हैं, ऑनलाइन सी प्लस प्लस ऑनलाइन एडिटर है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये भी हमें जो है ना ऑप्शन दे देगा। ये जितने भी हमें लिंक्स मिल रहे हैं इन सब के अंदर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये देखें। तो आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस तरह से गूगल पे चले जाएं, वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर, तो कोई सा भी लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप विदाउट एनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए रियल टाइम पे कोडिंग कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। जैसे एक बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास ये कोड आ रहा है छोटा सा लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम कोडिंग करते जाएंगे और जी यहाँ पे रन का बटन है हमारे पास। अगर हम रन करते हैं तो वो जो भी कोडिंग हमने यहाँ पे की होगी, ये देखें, उसको कंपाइल करके साथ ही उसका आउटपुट भी हमें वेब पेज पर ही दिखा देगा। तो जो लोग मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के बारे में देख रहे थे वो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला, अगर आप सिस्टम के अंदर डेव सी प्लस प्लस करें, उस पर भी हमने देख लिया कि बहुत सिंपल मेथड है। हमें उसे फाइल को डाउनलोड करना है जस्ट, और एक छोटा सा प्रोसेस है, उसके बाद हम उसको वहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। और जो लोग मोबाइल और टैबलेट की तरफ आएंगे वो इस तरह से गूगल पे जाके कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं,
इसके अंदर जो हम कोडिंग करेंगे उसके सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। रन का ऑप्शन है, डीबग भी है, उसके बाद सेव का ऑप्शन अवेलेबल है, फिर डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है कि जो भी कोड हम इसके अंदर करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, हम उस कोड को डाउनलोड करके अपने पास फाइल्स के अंदर सेव भी कर सकते हैं। तो वापस अब डेव की तरफ चलते हैं और उस पर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इस पर भी हम आके प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में। तो वापस डेव पे आते हैं। डेव हमारे पास रन था जी, एप्लीकेशन को ऊपर ले आते हैं। ये देखिए फाइल हमने यहाँ पे लाके छोड़ दी थी, अब ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, जैसे इंक्लूड स्टार्ट करते हैं, एंगल ब्रेसेस में आते हैं, आईओ स्ट्रीम। मैं आपको इसकी सारी अभी जो है ना बताता हूँ कि ये सारा कौन कौन से स्टेप्स हैं और ये कौन कौन से कीवर्ड्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हम इनको इस तरह से क्यों लिख रहे होते हैं। उसके नीचे हम लिखेंगे जी यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन देंगे। नीचे हम अपना मेन स्टार्ट करते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज। उसके बाद करली ब्रेसेस में चलते हैं, एक छोटी सी लाइन इसको देते हैं जी सी आउट, प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें इसका आइडिया हो सके। ये हमने क्लिक किया जी, बाय सेमीकोलन देते हैं। अब जिस तरह से हमने ये कोड सेगमेंट थोड़ा सा लिखा, कोड सेगमेंट लिखने के बाद हम इसको यहाँ से फाइल को, पहला काम होता है सेव करने का, तो हम फाइल पे जाते हैं और यहाँ से इसको सेव करते हैं। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करवा लेते हैं, डेस्कटॉप लोकेशन दे के इसको लिख लेते हैं जी माई प्रॉग और इसको सेव कर लेते हैं। सेविंग होने के बाद ये आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं जी। पहला कंपाइल का जिसकी शॉर्टकट की F9 है, दूसरा रन का है F10। तो पहले प्रोग्राम को सेव करना होता है, सेव करने के बाद कंपाइल करना होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन में देखी थी कि ये जो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये C++ एक हाई लेवल कोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम C++ सिंटैक्स के अंदर लिख रहे हैं। तो इसको पहले हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है जिसके लिए हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो वो भी इसके अंदर एम्बेडेड है। हम जस्ट एक क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे कोड को कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद ये देखें उसने नीचे यहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर दिए कि कंप्लीशन रिजल्ट कितने हैं जी, एरर 0, वार्निंग 0। और अगर हम अपने डेस्कटॉप पे जाके देखें इस प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करके, तो ये देखें ये वो फाइल थी .cpp जो मैंने सेव की थी और आफ्टर कंप्लीशन उसने हमारे माई प्रॉग नाम से एक सेटअप फाइल भी हमें दे दी रन करने के लिए। तो ये वाली हमारी सोर्स फाइल थी और ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो वापस आते हैं डेव पे, तो अब आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रन का। अगर हम रन पे क्लिक करते हैं तो वो इस प्रोग्राम को रन कर देगा। तो ये हमने जो छोटा सा कोड सेगमेंट लिखा अभी जस्ट टेस्ट करने के लिए, उसमें हमने जस्ट वेलकम टू लर्निंग विद बिलाल लिखा था, तो वो उसने यहाँ पे शो करवा दिया। उसके बाद आगे ये कंपाइल एंड रन का इकट्ठा फंक्शन है। अगर आप अपनी कोडिंग के बाद डायरेक्टली प्रोग्राम को सेव करके F11 क्लिक करेंगे तो वो साथ ही कंपाइल करके उसको रिजल्ट्स कंप्लीट करवा के खुद ब खुद रन की तरफ ले जाएगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों बटन सेपरेटली वर्क कर देते हैं। तो ये इसका छोटा सा मामला है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है जैसा कि आप लोगों ने देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, सी कोड लिखने की बात करते हैं, तो हमारे पास ये 2-3 सेगमेंट्स जो है ना इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारी कोडिंग में चलना होता है। सबसे पहले हमने लिखना होता है जी नंबर साइन इंक्लूड, जिसको हम शार्प इंक्लूड भी पढ़ लेते हैं, हैश इंक्लूड भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद एंगल ब्रेसेस लगाने होते हैं, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर फिर हमें कीवर्ड्स लिखने होते हैं। इस पोर्शन को हम प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स कहते हैं। ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स हैं जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर को डायरेक्ट कर रही होती हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं कि ये जो नीचे हमारा मेन प्रोग्राम है, जो हमारी मेन प्रोग्राम की बॉडी जिसमें हमने ये भी एक इंस्ट्रक्शन लिखी है और इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस नीचे ऐड होंगी, कि प्रोग्राम हमारी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से पहले जो है वो ये कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं IO स्ट्रीम नाम की, जो कि डेव की एक लाइब्रेरी जब हमने डेव को इंस्टॉल किया था उसके अंदर आ गई थी। तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई आपने इंक्लूड कर लेना है, शामिल कर लेना है iostream.h वाली फाइल को हमारे कोड के साथ। तो ये हम उसको वर्किंग स्टार्ट करने से पहले प्री प्रोसेसिंग के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इसको हम हेडर फाइल भी कहते हैं, इसको हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कह लेते हैं। और ये हमारे पास जो पूरी इंस्ट्रक्शन है इनको हम कहते हैं ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स हैं, कि हम प्रोसेसर को वर्किंग स्टार्ट करने से पहले, प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ डायरेक्टिव्स दे रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हैं जी। यूजिंग नेम स्पेस std मीन्स के
हम ये भी चीज़ कंपाइलर के नॉलेज में दे रहे हैं कि नीचे अपनी बॉडी के अंदर, मेन प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स के जो नेम यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होंगे, तो उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उसे ये भी साथ में इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे तुमने लाइब्रेरी में से जाके IO स्ट्रीम की एक हेडर फाइल जो थी वो इंक्लूड करनी है कोड के साथ, वहीं पे आप जो नेम स्पेस की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस वहाँ पे मौजूद हैं वो भी आप हमारी फाइल के साथ इंक्लूड करवा दें। तो ये एक छोटा सा काम है। उसके बाद हम नीचे मेन पे आ जाते हैं। ये मेन फंक्शन है, यहाँ से डिनोशन होती है कि हमारा मेन प्रोग्राम जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होगा। तो मेन के बाद नीचे हमारे पास दो पेरेंथेसिस करली ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं। मेन की बॉडी कहलाती है करली ब्रेसेस के अंदर। मेन फंक्शन जो है इसके अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस भी हमने लिखनी है वो इन दो करली ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए लिखनी है। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अब हम इसको जो है ना वो कर लेते हैं ख़त्म। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, ये कुछ नंबर साइन और वगैरह ये हमने हर प्रोग्राम के अंदर लिखने होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सेटिंग पहले कर लेते हैं। हम चलेंगे जी टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद हमारे पास एडिटर ऑप्शंस हैं। एडिटर ऑप्शंस पे आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये स्निपेट्स है, यहाँ पे चलेंगे। स्निपेट्स में आने के बाद आप नीचे दो ऑप्शंस देख सकते हैं, इंसर्ट एंड डिफ़ॉल्ट सोर्स। तो हम डिफ़ॉल्ट सोर्स पे क्लिक कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं जी चेक इन इंसर्ट द फॉलोइंग कोड इनटू एवरी न्यू एम्प्टी फाइल। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कोड जो हमें बार बार लिखना पड़ेगा, नंबर साइन इंक्लूड या हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एंड मेन, और ये हम यहीं पर इंक्लूड कर देते हैं एक ही दफ़ा। तो आप लोगों ने भी कर लेना है। किस तरह से आए हम यहाँ तक, सबसे ऊपर मेन्यू बार, यहाँ पे टूल्स के अंदर एडिटर ऑप्शंस। एडिटर ऑप्शंस में आने के बाद हमारे पास चौथा टैब है स्निपेट्स का। स्निपेट्स में आने के बाद आप देख सकते हैं इंसर्ट एंड डिफ़ॉल्ट सोर्स। तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट सोर्स में आ जाते हैं, यहाँ से इंसर्ट पे चेक इन कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे टाइप करते हैं नंबर साइन इंक्लूड देन एंगल ब्रैकेट्स में लिख देते हैं IO स्ट्रीम। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे चलते हैं, यहाँ पे जाकर लिखेंगे जी यूजिंग, उसके बाद नेम स्पेस देन STD सेमीकोलन। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जी मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर नीचे चल के करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे मेन की हैं। लास्ट पे हमें जो है वो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो बाद में आगे चल के ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे आपको बताते चलेंगे। तो अभी हम वक्ती तौर पे इतना सा कोड डिफ़ॉल्ट सेट करना चाह रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया। हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए हम जैसे ही न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो ये पीस ऑफ कोड ऑलरेडी उसके अंदर आ रहा होगा। ये इसका थोड़ा सा हमने देख लिया कि हैश इंक्लूड किस लिए यूज़ होता है, यूजिंग नेम स्पेस का क्या मकसद है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से लिया जाता है। अब हम कंसिडर ये कर लेते हैं कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जी छोटा सा, फिर उसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे। छोटा सा प्रोग्राम ये होगा कि दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, हमने उन दो वैल्यूज़ को प्लस करवाना है, जस्ट सिंपल इतना सा काम करना है। तो इसके अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट को हम कोशिश करेंगे कवर आउट कर लें। पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो आएगा, पहला वो ये कॉन्सेप्ट है जी कि हमें जब भी किसी प्रोग्राम को रन करवाना होता है, और ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने कोई कैलकुलेशंस रखनी है, या ऐसा प्रोग्राम जिसने यूज़र एंड से कोई डाटा गेन करना होता है, या किसी डाटा को उसने मेमोरी में स्टोर करना होता है, तो वो डाटा रखने के लिए हमारे पास सिस्टम के अंदर मेमोरी ही अवेलेबल होती है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है कि जो ये प्रोग्राम अपने पास कोई भी डाटा या कोई वैल्यूज़ या कोई नंबर्स किसी और जगह पे रख सके। तो हमने इसको मेमोरी के अंदर परमिशंस दिलवाने के लिए वेरिएबल्स का एक कॉन्सेप्ट देखना होगा, जिसके हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उनके नाम रखते हैं। जितने डाटा यूनिट्स की हमें ज़रूरत होती है, जो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उनको हम डिक्लेयर करते हैं पहले कि हम अपने प्रोग्राम में कितने यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे और उनके लिए कितनी मेमोरी चाहिए होगी। तो एग्जांपल ये कि अभी जैसे मैंने कहा कि हम दो नंबर्स लेंगे और उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करने की कोशिश करेंगे कोडिंग के अंदर रहते हुए। तो जब दो नंबर्स की हमने बात की तो दैट मीन्स कि हमें दो मेमोरी यूनिट्स चाहिए होंगे, हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आके यहाँ पे एक डिक्लेरेशन स्टेटस लिखते हैं, एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट टाइप करते हैं इंट। अब ये इंट क्या है, ये डाटा टाइप है। कौन सी डाटा टाइप, वो इंटीजर जो मैं आगे लिखने वाला हूँ। लेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a, आगे देता हूँ जी सेमीकोलन। ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बन गई। सेमीकोलन का मतलब फुल स्टॉप है। जिस तरह आप अपनी अदर लैंग्वेजेस के अंदर फुल स्टॉप यूज़ करते हैं कि जब आपके सेंटेंस का
सेंटेंस पूरा कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, आप सेंटेंस को क्लोज करना चाह रहे होते हैं तो आप सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसी तरह हमारे पास C++ के अंदर सेमी कॉलन जो है वो फुल स्टॉप का अल्टरनेटिव होगा। हमें जहाँ पे भी फुल स्टॉप करना होगा, जहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, हम उसको क्लोज करने के लिए आगे सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। तो अब देखें जी, हमने यहाँ पे कर लिया इंट a, उसके बाद ये बन क्या गया, ये हमने एक डिक्लेयर किया कि हमारे प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर एक a नाम से वेरिएबल के लिए जगह चाहिए जो इंटीजर डाटा होल्ड करके रखेगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा है जो हम इंटीजर के अलावा सेव करवाना चाहते हैं, लेट वो होल नंबर में नहीं है, उसमें कोई पॉइंट वगैरह भी आ सकता है, तो हम फिर इंट की जगह पे फ्लोट लिख लेते हैं, ये फ्लोटिंग डाटा टाइप हो जाती है। अगर हमें कोई करेक्टर वगैरह लिखना होता है तो हम CHAR लिख लेते हैं, ये करेक्टर डाटा टाइप हो जाती है। ऐसे ही अगर हमें कोई सीक्वेंस लिखना होता है, जैसे कोई नेम वगैरह सेव करवाना है जिसमें मल्टीपल करेक्टर्स आएंगे, तो उसमें हम स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें आती हैं, इनके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के साथ साथ डिस्कशन करते रहेंगे। तो अभी हम इंटीजर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं जी इंट a, तो उसके बाद हम एंटर करते हैं, एक और लाइन लिखते हैं इंट b। ये क्या हुआ, दो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हो गई। इंट a दैट मीन्स के मेमोरी के अंदर एक स्पेस होल्ड हो गई जिसका नाम a रख दिया गया, और उसके अंदर डाटा कौन सा जाएगा, उसमें इंटीजर का डाटा जो है वो सेव किया जा सकता है। इसी तरह नीचे वाली लाइन में हमने एन अदर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने b स्पेसिफाई कर दिया, और वो इंटीजर डाटा टाइप ही होल्ड करेगा, मतलब कि b के अंदर भी जो डाटा हम स्टोर करवाएंगे वो इंटीजर टाइप का ही होगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, अब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हम प्लस करवाने की तरफ जा रहे थे, हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं a, उसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल डालते हैं, फिर आगे लिख देते हैं जी 10, उसके बाद सेमी कॉलन एज यूजुअल फुल स्टॉप की तरह। तो ये जो हमने लाइन लिखी इसको हम कहते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, और ये जो दरमियान में हमने इक्वल्स टू का एक सिंगल सिंबल यूज़ किया, इसको हम इक्वल्स टू नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे हम रीडिंग में टाइपिंग में अमूमन बोल जाएंगे इसको कि a इक्वल्स टू 10 हम टाइप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू का मतलब इक्वालिटी नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि a की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल हो गई। इसका मतलब ये होगा कि हमने a वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन करवा दी है, इसलिए इक्वल्स टू का जो सिंगल ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होता है उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। C++ के अंदर जो इक्वालिटी का अकेला सिंबल हम यूज़ करेंगे तो वो इक्वल्स टू की तरफ डिनोशन नहीं करेगा, बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर होगा जो कि हमारी राइट साइड पे नज़र आने वाली वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल नेम की तरफ असाइन कर रहा होगा। तो अब जब हमने ये एक लाइन लिखी जिसको हमने रीड ये करना है जेन्युइनली कि a असाइंड बाय 10, कि a को हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी, इक्वल्स टू डिक्लेयर नहीं किया, और इस पूरी स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, कि हमने इनिशियल वैल्यू अपने एक वेरिएबल को होल्ड करवा दी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे जाके लिखते हैं जी b इक्वल्स टू 5 सेमी कॉलन। तो ये हमने दूसरी स्टेटमेंट लिखी जिसने इस स्टेटमेंट के अंदर हमने ये डिक्लेयर किया कि हमने अपने दूसरे वेरिएबल b को 5 की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है। तो ये सिंपल सा काम था, इसको हम एक लाइन में भी कंप्लीट आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग-अलग लिखा थोड़ा सा समझ जाने की गर्ज से। अब इसको चेंज करते हैं, इसके नीचे मैं अगेन ये देखें लिखूं इंट a, साथ ही इक्वल्स टू लिख के साथ ही 10 लिख दूं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं कॉमा देता हूं, फिर लिखते हैं जी b इक्वल्स टू, उसके बाद 5 एंड पे सेमी कॉलन दे देते हैं। ये जो हमने 4 स्टेटमेंट्स ऊपर लिखी थी और ये जो एक स्टेटमेंट नीचे लिखी है, इन दोनों का एक ही काम है। यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर किए थे 2 वेरिएबल्स, उसके बाद उनको वैल्यूज असाइन करवाई थी, और यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में ये काम हो रहा है। इंट जो है ना, ये जाहिर कर रहा है कि इंटीजर डाटा टाइप होगी, ये पहला वेरिएबल होगा, साथ ही डिक्लेयर हो गया, साथ ही इनिशियलाइज हो गया, साथ ही उसकी असाइनमेंट भी हो गई कि पहले जो वेरिएबल a डिक्लेयर किया उसको साथ ही हमने 10 असाइन कर दिया, फिर कॉमा किया। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देंगे, अगर हम सेमी कॉलन देंगे तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, और फिर अगला b रीडेबल नहीं रहेगा तो वो कंपाइलर एरर देगा आपको। इसलिए आपने यहाँ पे कॉमा देना है, फिर आगे b, वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 5। तो इन चारों लाइनों को आप अल्टरनेटली इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए अलग-अलग लिखे थे, अभी हम इसको यूज़ नहीं करते। आप इसको भी चलाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा, इसको भी चलाएंगे तो उसी तरह से चलेगा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है, ज़रा कंसाइज हो जाएगा। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी अब आ गया,
इनिशियलाइजेशन भी हो गई और डिक्लेरेशन भी हो गई। उसके बाद ये तो 2 नंबर्स आ गए। अब हमें एक तीसरा वैल्यू भी चाहिए होगी जिसके अंदर हम इनको प्लस करके सेव करवाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि मेमोरी के अंदर जब भी कोई चीज़ हमें होल्ड करवाना होगी तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगी कि हमें फलां जगह पे कोई नंबर सेव करवाने की परमिशन चाहिए। तो अब जब हमने a को 10 कह दिया, b के अंदर 5 असाइन कर दिया और हम प्लस करवाने की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक और करते हैं जी इंट, उसको हम रख लेते हैं नेम c, तीसरा वेरिएबल। फिलहाल हम इसको सेमीकोलन दे देते हैं, फिर नीचे जाके डायरेक्ट लिखेंगे c असाइनमेंट ऑपरेटर a प्लस b सेमीकोलन। तो ये हमने क्या किया, पहले तो ये वाली एक स्टेटमेंट लिखी जिसके अंदर हमने कह दिया कि इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल हम मेमोरी के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद नीचे जाके हमने कह दिया कि c को आप असाइन कर दें। क्या असाइन कर दें, a प्लस b करके। जो वैल्यू a में अवेलेबल है और जो वैल्यू b में अवेलेबल है उन दोनों को प्लस करें और उसका जो सम है वो c वाला जो तीसरा वेरिएबल है उसको असाइन कर दें। तो ये छोटा सा काम हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये जितना भी प्रोसेस था ये बैक एंड प्रोसेस था, ये मेमोरी के अंदर इंटरनल साइड पे सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। अब हम इसको स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ आउटपुट पे स्क्रीन पे लेके आते हैं, बाहर आउटपुट जनरेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है सी आउट। उसके बाद हम डबल एंगल्स स्टार्ट करवाते हैं, फिर हम लिखेंगे जी डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हम लाइन लिखते हैं लेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करवाई थी, लेकिन ये वाली वैल्यू बाहर शो नहीं होनी थी, इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं कि आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद इसको देते हैं जी सेमीकोलन, फिर नीचे आते हैं, फिर हम लिखते हैं जी सी आउट, अगेन एक लाइन स्टार्ट करते हैं डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर आके हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू, जो भी हमने असाइन की थी 5 लिख दिया, सेमीकोलन, फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी अब सी आउट, एक तीसरी लाइन हम ऐड करवाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं जी सम ऑफ a एंड b इक्वल्स टू, आगे हमारे पास चूँकि वो वैल्यू है जो हमने c में से निकाल के लानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू खुद नहीं लिखेंगे बल्कि स्टेटमेंट को हम इसी तरह से क्लोज कर देते हैं, एक और सी आउट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली सी लिख के सेमीकोलन दे देंगे। अब ये देखें सी आउट चेंज हो गया। पहले तो सी आउट पे बात कर लें। सी आउट मीन्स कॉल आउट। जो भी चीज़ हम इस सिंटैक्स के अंदर डबल कोट्स बना के उसके अंदर लिखेंगे वो एज अ टेक्स्ट कंसिडर होगा, ये एज अ कमांड नहीं चलेगा, ये एज अ इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा। जब हम सी आउट लिख लेते हैं उसके बाद एंगल्स लगा के फिर डबल कोट स्टार्ट करते हैं, डबल कोट के दरमियान में जो चीज़ हमने लिखी, कंपाइलर इसको बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट कंसीडर करेगा और 2 कॉमों के दरमियान में, डबल कोट्स के दरमियान में जो कुछ भी लिखा हुआ है एज इट इज़ यहाँ से उठाएगा और स्क्रीन पे शो करवा देगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट इंस्ट्रक्शन में मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए, कॉमे नहीं दिए। इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे ये जो C है वो एज अ टेक्स्ट नहीं बल्कि एज अ वेरिएबल कॉल होगा। जब हम अगर हम C के शुरू में और लास्ट पे डबल कोट्स लगा देंगे तो स्क्रीन पे C शो होगा, जबकि डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो फिर C की वैल्यू शो होगी। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। इतना सा प्रोग्राम हमने बनाया, इसको हम करके देखते हैं ये क्या करता है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और हम डेस्कटॉप पे जाके, पहले हमने एक माई प्रॉग एग्जाम्पल सेव की थी, हम कर लेते हैं जी माई प्रॉग 2 और इसको हम करते हैं सेव। फाइल सेव हो जाने के बाद हम यहाँ से पहले सिंपली कंपाइल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी जितनी लाइनें हमने लिखी इंस्ट्रक्शन की C++ की वो सारी कंपाइल हो गई। कंप्लीशन रिजल्ट देख सकते हैं आप, एरर 0, वार्निंग 0 और जनरेट हो गई फाइल भी .exe एक्सटेंशन के साथ डेस्कटॉप पर ही सेम जगह पे। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें रन हो के हमारे सामने आ गया। ये कोई इतना अच्छा आउटपुट नहीं आया, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ, लेकिन जो कुछ हम चाह रहे थे वो सारी चीज़ें आ गई। आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, ये वाली लाइन सी आउट और उसके एंगल्स और उसके और कोई चीज़ बाहर आपको दिखाई नहीं दे रही। जस्ट जितना जितना डाटा हमने ये लिखा था डबल कोट्स के अंदर उतना डाटा उसने यहाँ से हमें स्क्रीन पे शो करवा दिया, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू दिस। अगली लाइन में हमने उसे कहा था वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 5 शो करना है, तो आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट में वैल्यू ऑफ b शो हो रहा है।
देन हमने उसे कहा था सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू तक ये शो करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू तक। और ये जो लास्ट वाला सी आउट लगाया था जहाँ पे हमने डबल कोट्स लगाए बगैर सी लिखा था, वहाँ पे उसने सी नहीं बल्कि 15 शो कर दिया, मतलब कि सी की वैल्यू वहाँ पे उसने प्रिंट करवा दी। और ये सारी चीज़ें एक लाइन में क्यों आई? उसकी रीज़न कि मशीन जो है ये खुद से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ये जो हमने कोडिंग लिखी इसके दो तरीके होते हैं लिखने के। इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं स्ट्रक्चर्ड में और अनस्ट्रक्चर्ड में। ये जो हमने लिखा ये स्ट्रक्चर था। अगर मैं ये सारी की सारी चीज़ें एक लाइन में भी लिख देता ना, सपोज मैं ये वाली जो लाइनें लिखी इसको मैं यहाँ से उठा के इधर लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेगा। अगर मैं सारी की सारी लाइन को यहाँ से उठा के सी के आगे लिख देता, ये देखें ये जितने सी आउट भी मैंने यूज़ किए थे वो सारे के सारे सी आउट हम एक ही लाइन में लिख देते विदाउट एंटर यूज़ किए इस तरह करके, तो ये फिर भी सेम ही काम करेंगे। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। अब इसको पढ़ने में समझने में दुश्वारी होगी, समझ नहीं आएगा कि कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे क्लोज हो रही है। और जब ये थोड़ा सा मज़ीद कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा तो हम खुद ही इसमें उलझ जाएंगे। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक है, ठीक है। तो हम जो इसमें एंटर्स यूज़ करते हैं, स्पेसेस यूज़ करते हैं, इसका कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस के साथ कोई लिंक नहीं है। हम जितनी भी स्पेसेस यूज़ करेंगे या एंटर्स यूज़ करेंगे नीचे वाली लाइंस पे आने के लिए, प्रोग्राम कोड के स्ट्रक्चर को अच्छा दिखाई देने के लिए, ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन नहीं होंगी बल्कि सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस कंसीडर होंगी। हम चाहे जितनी मर्जी लाइनें स्किप कर दें, ये लाइनें स्किप करने से कंपाइलर के ऊपर और प्रोग्राम रन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इनको जस्ट एक ब्लैंक स्पेसेस कंसीडर करके आगे चला जाता है और कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं करता। तो ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड का फ़र्क था। तो यहाँ पे एंटर करने से यहाँ पे हमारे कोड में तो फ़र्क पड़ जाता है, स्ट्रक्चर में चला जाता है, लेकिन आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम जितनी मर्जी एंटर्स लगाएं, चाहे इसको एक ही लाइन में लिखें, वो फिर भी आउटपुट यही देगा। इसके लिए फिर हम मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें साथ में इंक्लूड करते चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज़ है ऐड कर देता हूँ जी सी आउट, एंगल्स लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड लाइन और आगे कॉलन। ये एंड लाइन एक कीवर्ड है। ये क्या करेगा, जब हमारा कंपाइलर कंट्रोल यहाँ से रन करता करता इधर आएगा और वो स्क्रीन पे ये वाली वैल्यू प्रिंट करवा चुका होगा, उसके बाद कंट्रोल नीचे आएगा तो एंड लाइन ये वाला जो कीवर्ड है, ये वाला जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, कंपाइलर के कंट्रोल को लाइन से ट्रांसफ़र करके नीचे वाली लाइन पे ले जाएगा और फिर जब ये अगली चीज़ लिखेगा तो वो नीचे वाली लाइन पे जाके लिखी जाएगी। इस चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया मैंने। अब मैंने इसको अगेन कंपाइल किया ताकि जो चेंजिंग हुई वो ऐड हो जाए। फिर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10 वाली लाइन ऊपर है। उसके बाद एंड लाइन था तो एंड लाइन ने अपना काम दिखा दिया, उसने बाकी सारी चीज़ें नीचे ट्रांसफ़र कर दी। तो ये आप लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप इसको थॉरोली थोड़ा शॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो इस लाइन को इस तरह ना लिखें। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस लाइन को क्लोज करने से पहले जहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया था, हम यहाँ पे डायरेक्ट एंगल ब्रैकेट्स देंगे और इसको रीबिल्डिंग्स यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम इसी तरह से एंड लाइन लगा देंगे तो ये भी इसी सी आउट का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह जब हमने ये वाली लाइन लिखी तो यहाँ पे भी हम क्लोज करने से पहले एंड लाइन लगा देते हैं। जब हमने ये वाली लाइन लिखी तो यहाँ पे हम एंड लाइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? इसलिए कि सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू तो वो लिख देगा और सी की वैल्यू प्रिंट नीचे वाली लाइन पे जाके कर देगा। तजुर्बा करके देखते हैं। फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज हम यहाँ पे लिख देते हैं जी एंड लाइन। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करवाते हैं ताकि जो चेंजिंग्स हुई वो कंपाइल हो जाएं, देन रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट साइड पे ले आए। ये देखें पहली लाइन टाइप हुई ये वाली, यहाँ पे आ गई। उसके बाद एंड लाइन ने काम दिखाया, फंक्शन नीचे चला गया, दूसरी लाइन यहाँ पे आ गई, फिर एंड लाइन नीचे आ गया। अब ये देखें 15, क्योंकि हमने इस वाले सी आउट के साथ यहाँ पे एंड लाइन लगा दिया जो कि हमें नहीं लगाना था। ये देखें अगर हम ये वाला एंड लाइन पहले आ गया, सी बाद में चला गया, तो सी प्रिंट करने से पहले पहले उसने कमांड नीचे कर दी, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन हम तजर्बा कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद शॉर्ट कर लेते हैं। जिस तरह हमने ये सी आउट एक ही था, उसमें सेमीकोलन लगाए बगैर एंगल स्टार्ट करके उसके अंदर एक्सपेंडेशन कर लिए, तो हम ये वाली लाइन भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा, हम यहाँ पे एंगल्स लगाते हैं और सीधा सीधा सी लिख देते हैं, दैट्स इट। ये सी आउट की 3 कमांड्स इकट्ठी एक ही लाइन के अंदर आ गई और एंड पे सेमीकोलन आ गया। इसको हम कर लेते हैं सेव।
ये पहले वाले आउटपुट्स बहुत सारे चले हुए, इनको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं जी कंपाइल, देन हम इसको रन करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि वो काम पूरा हो गया। ये जो छोटा सा हमने काम किया था ये आपके सामने यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म कर रहा है। इतनी सी बात थी भाई, इस तरह से हम कोडिंग करते हैं। इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें देखी। हमने इसके अंदर ये देखा कि जो सबसे ऊपर हमारे पास हैश इंक्लूड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद नेम स्पेस, ये जो यूजिंग नेम स्पेस वाली एक इंस्ट्रक्शन थी, इसका क्या मतलब था ये हमने देखा। उसके बाद हमने मेन स्टार्ट किया। मेन के अंदर 2-3 चीज़ें हमने आज के लिए देखी हैं जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और इनको आप लोगों ने नोट डाउन भी रखना है अपने पास। एक तो हमने ये देखा कि डाटा टाइप क्या होता है, एक चीज़। फिर हमने ये देखा कि वेरिएबल वर्क कैसे करता है। फिर हमने ये देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किसको कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें देखी। फिर हमने सी आउट यूज़ किया। फिर हमने सी आउट के 2 तरीके थे, दोनों यूज़ करके देख लिए। फिर उसके साथ हमने एक फंक्शन एंड लाइन भी यूज़ किया। तो ये आज की हमारी समरी है जो हमने यूज़ किया। तो डाटा टाइप, वेरिएबल, ये जो हमने A, B, C यूज़ किए थे, इसके ऊपर मैंने डिस्कशन की। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप वापस जाएं वीडियो पे और उसको अगेन देखें। अगर मैंने बताने में कोई चीज़ मिस कर दी हुई तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर आउट करवा दूं। उसके बाद हमने वेरिएबल थे, फिर डाटा टाइप के ऊपर मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई, जिसमें इंटीजर और फ्लोट और ये मैंने 2-3 कीवर्ड्स आपको बताए हैं। अभी मैंने डाटा टाइप को पूरा जो है ना एक्सपैंड नहीं किया, इसके अंदर मज़ीद बात हमने नहीं की, तो ये हम नेक्स्ट किसी जगह पे जाके ऐड करेंगे। तो उसकी रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारे लोग जो मेल्स कर रहे थे और जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे वो सब ये कह रहे थे जी कि डायरेक्ट कोडिंग की तरफ ही आते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहीं पर आना तो वो देखा। पीछे वाले कॉन्सेप्ट जो थियोरेटिकल थे वो क्लोज कर दिए हैं, लेकिन इस तरह चलेगा नहीं, हम साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे आज ये छोटा सा कोड सेगमेंट हमने लिखा और उसकी एक एक लाइन की एलेबोरेशन हमने करके देख ली। तो आपने ये डेटा टाइप्स, वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, सी आउट एंड एंड लाइन, इन चीज़ों को जहन में रखना है, नोट करके पास रखें, इनकी डेफिनेशन सर्च करें और इनको अच्छे तरीके से साथ साथ लर्न करते जाएं ताकि आगे चलने में हमें कोई प्रॉब्लम फील ना हो। यही सारे का सारा काम हम यहाँ से कॉपी करते हैं और जो मैंने आपको दूसरी जगह बताई थी डायरेक्ट कंपाइलर वाली, वहाँ पे चलते हैं। अब हम इसको एलेबोरेट तो नहीं करेंगे जी, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। हम उस कोड को यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली हम रन करके देखते हैं। तो जो हजरात मोबाइल वगैरह के ऊपर करने का पूछ रहे थे वो देख सकते हैं, वो यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास आउटपुट आ गया हमारा एग्जैक्ट उसी तरह से। यहाँ पे आप जो भी कोड लाइन वगैरह चेंज करते हैं वो लिख सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग रिक्वायर्ड है ताकि वो मेन को ख़त्म कर दे ऊपर से। ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। ये मैंने यहाँ पे इंट क्यों लगाया नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आप, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, काफ़ी लंबी हो गई है। फिर आप लोग थक जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई। तो बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर बताइएगा, मेल करके भी, कमेंट करके भी, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी बातों को हम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। और अगर किसी चीज़ के अंदर कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड है तो वो भी बताएं ताकि साथ साथ हमारी इस्लाह भी हो और हमें भी सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।